नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नीट केस को लेकर आपके जहन में भी उम्मीद होगी कि एसआईटी की टीम के जरिए शायद कोई सच सामने आए और कोई चेहरा बेनकाब हो। लेकिन आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि पटना से ज्यादा जहानाबाद की गलियों की खाक छान रही है एसआईटी की टीम और वहां पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता के पास अगर नींद की गोली थी तो कैसे थी, किस दुकान से उसने खरीदी, पर्ची कहां से मिला, ऑनलाइन कैसे पेमेंट किया। इस बात पर फोकस ज्यादा की जा रही है। वैसे पूछताछ करने की भी कोशिश की गई है, दो लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन क्या निकलकर सामने आया, किसकी किसकी भूमिका संदिग्ध है। जिस हाई प्रोफाइल चेहरे की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके ओर पप्पू यादव ने इशारा किया है कि किसी नेता का बेटा हो सकता है, किसी संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए शख्स का बेटा हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। तो एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है अभी तक वहीं पे है जहां पे पहले की पुलिस थी। एसआईटी गठन होने से पहले जो सीनियर अधिकारी जांच कर रहे थे और जिनके जांच को लेकर सवाल उठ रहे थे और जिनकी जांच को लेकर पटना की सड़कों पर परिवार से लेकर जो और लोग हैं जो न्याय चाहते हैं नीट मामले में, वो सब सड़कों पर उतर गए थे। ऐसा नहीं है कि एसआईटी गठन होने के बाद बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ होने जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी भी इंतजार ये कर रहे हैं कि पटना एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। क्या वो सच में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसको लेकर सिर्फ एक शक है, सिर्फ एक लाइन मेंशन है कि पीड़िता के साथ कुछ दुर्व्यवहार, दरिंदगी से इनकार नहीं कर सकते। इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, कॉन्फिडेंटली नहीं लिखा गया है कि हाँ उसके साथ ये हुआ ही होगा, ये हुआ ही था। अब इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम कैसे कैसे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है वो जरा सुनिए। पीड़िता के जिस लड़की की डेथ हो चुकी है, उसके माँ बाप, उसके नाते रिश्तेदारों से घंटों घंटों बिठाकर पूछताछ करना। इसके अलावा वैसे डॉक्टर से पूछताछ तो की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं, या अगर कुछ संदेहास्पद स्थिति लगी है या डॉक्टर को लेकर कोई भी शक है एसआईटी की टीम को, तो वो सार्वजनिक हुआ है। अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आई है जिससे लगे कि ये जांच का दायरा सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि देश के अलग अलग जगहों से, अब ये सिर्फ बिहार तक सीमित रहने वाला मामला नहीं रह गया है, बल्कि जो भी लड़कियों को लेकर संजीदा है, जो भी लड़कियों के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है, वो चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो। और न्याय के लिए क्या करना होगा, हम सबको आवाज उठानी होगी, और इसीलिए एसआईटी के हर मूवमेंट पे, हर कदम पे लोग नजर बनाए हुए हैं। अब तो तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पीड़िता के पास वाकई नींद की गोलियां थी, पीड़िता इसका पहले से इस्तेमाल करी थी, उसके पास डिप्रेशन की भी दवाइयां थी, एंटी डिप्रेशन की दवाइयां थी, और ये उसके घर वालों को भी पता था। इसमें कितनी सच्चाई है कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस पूरे ही केस को अलग अलग तरीके से घुमाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्रिय हो चुके हैं इस पूरे मामले में, और इसीलिए आप किसी भी ऐसे रिपोर्ट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सरकार को मैच करने वाला रिपोर्ट हो सकता है कि वो गुनाहगारों को बचाने वाली रिपोर्ट हो सकता है कि एसआईटी भी इस मामले में उस तरीके से, जब इस देश में सीबीआई कई केसेस में ये तक पता नहीं लगा पाती है कि असल गुनाहगार कौन है, और जो लोग सालों साल तक सलाखों के पीछे रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। आरुषि मर्डर केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसमें क्या हुआ, कौन किसने मर्डर की, किस पे शक गया, ये सब कुछ आप देख चुके हैं। सालों साल की लंबी लड़ाई चली। अगर मैं बिहार पे ही फोकस करूं, नौरुना केस का आज तक पता नहीं चल पाया, जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई जिसके जांच का दायरा आगे बढ़ा रही थी। और इस मामले को लेकर भी अभी इतने दिन गुजर जाने के बाद, एसआईटी के गठन हो जाने के बाद, कुछ भी कॉन्क्रीट किसी के हाथ में नहीं है। वैसे सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ऐसा लगता है जिससे खत्म कर ली हो। सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, इन सबका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई भी इस पे संजीदा नहीं है। गाहे बगाहे पप्पू यादव एक इस मामले को लेकर बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। उन्होंने इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया था, और उनका स्टेटमेंट तो इतना तीखा स्टेटमेंट है। सबसे पहले उन्होंने ही हॉस्टल मालिक का नाम लेना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ही ये शक जाहिर की कि आखिर क्यों अग्रवाल दंपति की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, बिल्डिंग मालिक की सिर्फ गिरफ्तारी हो गई है। वो भी उसको लेकर पप्पू यादव ने यह शक जाहिर किया कि इसका अलग अलग मामलों में इसकी संलिप्तता है। मतलब वो कई सारे सेक्स रैकेट में उसकी संलिप्तता है, वो इसी तरीके से धंधा करता है, वो हॉस्टल हॉस्टल घूमकर लड़कियों को सप्लाई करता है वीवीआईपी को। ये पप्पू यादव ने शक जाहिर किया, लेकिन इसे ना कोई खंडन करने के लिए आया,
ना इस एंगल से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। वो शख्स कॉन्फिडेंटली सामने आता है मीडिया के कैमरे के सामने और कहता है कि नहीं, घटना वाले दिन तो मैं था ही नहीं यहाँ पे, तो इस बात से क्या फर्क पड़ना है कि वो कहां था। उसकी भूमिका अगर संदिग्ध है तो उसको लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है, जिससे जो शक है और शक ही नहीं है। मैं बार बार आप सभी के सामने जिक्र करती हूँ कि दैनिक भास्कर की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया जाता है कि लड़कियों की सप्लाई वीवीआईपी को की जाती है और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं संलिप्त जो आपके होश उड़ जाएंगे, मतलब सारे पावरफुल लोग। लड़कियां सप्लाई करने वाली किसी पार्टी की राजनेता है, महिला राजनेता। लड़कियों की उम्र के हिसाब से उनकी रेट तय की जाती है। अगर किसी लड़की को कम उम्र की दिखानी है तो उसके आधार कार्ड में तब्दीली कर दी जाती है। एक पूरा नेक्सस, एक पूरा नेटवर्क काम करता है। तो इसको लेकर अभी तो कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। पूरे देश में बिहार की और राजधानी पटना की और पटना के हॉस्टल्स की बदनामी हो रही है। और हॉस्टल की बदनामी होने का मतलब क्या, कि जो जो लड़कियां पटना के हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही होंगी, वैसे तो ज्यादातर लड़कियां पटना से फिलहाल बाहर जा चुकी हैं, मतलब अपने अपने जिलों को लौट चुकी हैं। ये भी एक स्याह सच्चाई है और इस पर भी सरकार के स्तर पे कोई कदम नहीं उठाए गए कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको भरोसे में लिया जाए। उसको लेकर भी कोई कदम नहीं उठाने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर वहां पे हैं या वहां पे लड़कियां अभी भी हॉस्टल में पढ़ रही हैं, रह रही हैं, तो आप सोच के देखिए कि उनको ये लाइन सुन के किस तरीके से लगता होगा कि पटना के हॉस्टल्स में देह व्यापार होता है, वहां पे सेक्स रैकेट चलता है। मैं आज से तकरीबन 16 साल पहले उसी पटना में पढ़ाई कर चुकी हूं, मैं हॉस्टल में रह चुकी हूं, तो वो दर्द मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, आपका हॉस्टल बहुत अच्छा हो, वहां पे कुछ भी ऐसी गतिविधियां नहीं होती हो, लेकिन फिर भी एक पूरे शहर को, एक पूरे राजधानी को अगर इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इस बात को लेकर मायूस होंगी ही और आपके घर वाले भी फिक्रमंद होंगे कि पटना में नहीं रहना या पटना से पढ़ाई नहीं करनी है। तो अभी भी इंतजार है कि सरकार के स्तर पे, एसआईटी के स्तर पे वो कदम उठाए जाए जिससे कि पटना में एक मैसेज जाए, हॉस्टलों में एक मैसेज जाए, चाहे वो हॉस्टल मालिक हो, हॉस्टल संचालक हो, उन सबको एक मैसेज कन्वे हो कि किसी भी तरीके से लड़कियों के हॉस्टल में किसी बाहरी का आना जाना या लड़कियों की सप्लाई करना या लड़कियों के साथ गंदे खेल का ख्वाब देखना भी जुर्म है पटना में। ये वहां की पुलिस, वहां के अधिकारी, वहां के एसपी, वहां के सभी सीनियर अधिकारी ये सुनिश्चित करे, वहां की सरकार सुनिश्चित करे, ताकि लड़कियां खुली हवा में बिहार में सांस ले सके, वो पढ़ सके, वो आजाद घूम सके। अभी तो बहुत दावे किए जा रहे थे कि नहीं नहीं, पटना तो इतना सुरक्षित हो गया है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, चुनाव के 2 महीने बाद पोल खुल गया कि पटना की क्या स्थिति है। वो लड़की 5 जनवरी को जब अपने घर से जहानाबाद से वापस आई थी हॉस्टल में, तो तब के बाद वो बाहर भी नहीं निकली थी हॉस्टल से, और हॉस्टल के अंदर रहते रहते उसकी जान चली गई। पुलिस इस पूरे मामले को ये एंगल देना चाहती है कि इस मामले में पीड़िता ने खुद से खुद की जान ले ली है। पीड़ित के परिवार ये बता रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसकी वो स्थिति देखी है जो हम सब नहीं जानते हैं कि वो आखिरी वक्त में कैसी थी। वो क्या सिर्फ बेहोश थी, या उसके कपड़े पे कुछ खून के धब्बे थे, या वो बहुत बीमार थी, या वो कोमा में क्यों गई, ये सब कुछ उसके सिर्फ परिजन जानते हैं। और वो एक्सपर्ट्स डॉक्टर जानते हैं जिनके पास उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। वो डॉक्टर जहां जहां पे वो क्लिनिक, सहजानंद की क्लिनिक, डॉक्टर सतीश का वो चैम्बर जहां पे उन्होंने इलाज किया, वो कैबिन। लेकिन इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं जानता। इसके अलावा सच्चाई पहुंचेगी तो एसआईटी की टीम के पास, लेकिन अगर इसमें अगर किसी को नहीं बचाना हो तो सच्चाई सामने आएगी, नहीं तो पूरा का पूरा आरोप मढ़ दिया जाएगा लड़की के ऊपर कि लड़की ही बदचलन थी, लड़की ही शातिर थी और लड़की ही डिप्रेशन के शिकार थी और इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। इंतजार कीजिए, अभी भी इंसाफ का इंतजार है और हम तब तक कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर एसआईटी गंभीरता से, पूरी संजीदगी के साथ, मानवीय एंगल के साथ, नैतिकता को ध्यान में रखकर, वैसे नैतिकता तो इनके डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेहतर तरीके से जांच करेंगे। तो आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस लड़की के लिए आवाज उठाएं। और ये सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ एक लड़की की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारे आवाज उठाने से ये असर होना है कि जो बच्चियां पटना शहर से अपने घर को, अपने गांव को, अपने कस्बों को लौट चुकी हैं, शायद वो वापस आकर पढ़ाई कर सके, शायद उनके परिजन भरोसा कर सके कि हाँ, ये एक लड़की का मामला था, एक हादसा हो गया जिसे नहीं टाला जा सका,
लेकिन अब किसी बच्ची के साथ कुछ नहीं होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।